हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत या किसी भी सरकार के अंगों के बारे में। देखिए, सरकार क्या होती है, सबसे पहले समझ लेते हैं सरकार क्या होती है। सरकार किसी भी राज्य का एक आवश्यक अंग होता है। आज क्लियर कर देते हैं। राज्य शब्द सुना है आपने, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में इसका मतलब होगा किससे? भारत, पाक, चीन या अन्य ऐसे किसी देश से, चाहे अमेरिका, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, इनसे होगा राज्य का मतलब। इस राज्य का मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, एमपी, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। किसमें? इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब भारत होगा, ना कि हरियाणा या राजस्थान। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? जबकि हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं भारत में कितने राज्य हैं, भारत में फलाने राज्य हैं, भारत में इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं और इतने ये राज्य हैं। पढ़ते आए ना बचपन से हम आज भी पढ़ते हैं कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पढ़ते हैं ना? क्यों पढ़ते हैं? वो 28 को राज्य क्यों कहते हैं, जिनमें से राजस्थान भी है, पंजाब भी, हरियाणा भी, यूपी भी, एमपी भी? क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ये साधारण बोलचाल में हम इन्हें राज्य जरूर कहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल भाषा में हम अगर राज्य की अगर डेफिनेशन देखें तो राज्य की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या नहीं है, ये राज्य नहीं है। अब तुम बोलोगे कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है? फिर डेफिनेशन बताओ हमें, जिससे ये लगे कि भारत राज्य है। इसकी डेफिनेशन ये है कि, यानी कि राज्य की डेफिनेशन ये है कि राज्य हम उसको कहेंगे जहां पर एक निश्चित जनसंख्या एक निश्चित भूभाग में एक निश्चित सरकार के अंडर, वो भी संप्रभु सरकार के अंडर रहती हो, वो जगह राज्य कहलाएगी। यानी कि वो क्षेत्र, वो एक निश्चित क्षेत्र, वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र जहां पर जनसंख्या हो और उस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार हो, और वो सरकार क्या हो? संप्रभु हो। संप्रभु मतलब उसके ऊपर आंतरिक या बाहरी किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, फ्री हो, एकदम इंडिपेंडेंट अपने डिसीजन लेने में। वही चीज जहां जिनका एक निश्चित क्षेत्र हो, निश्चित जनसंख्या हो, सरकार हो, और वो सरकार संप्रभु हो, जिनके पास ये चारों चीजें होंगी, वही क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। इन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राज्य की अगर ये डेफिनेशन पॉलिटिकल साइंस में दी जाती है तो वह करेक्ट है और वही राज्य है। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो भारत की, तो भारत के पास एक निश्चित क्षेत्रफल है कि नहीं? भारत के पास एक निश्चित जनसंख्या है कि नहीं? दूसरे नंबर पे इसमें तो भारत के पास सरकार है कि नहीं? नरेंद्र मोदी की सरकार है ना। भारत के पास संप्रभुता है कि नहीं? क्या भारत को कोई बाहर का आदमी, बाहर का देश कोई कंट्रोल करता है क्या? नहीं करता। 1947 से पहले कंट्रोल करता था इंग्लैंड, क्योंकि हम गुलाम थे, हम संप्रभु नहीं थे। तो तब हम क्या नहीं थे? एक राज्य नहीं थे। लेकिन अब हम एक राज्य हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभु है। यानी कि जो राज्य के अनिवार्य तत्व हैं, राज्य के जो अनिवार्य तत्व हैं, 4 राज्य के अनिवार्य तत्व 4, जिनमें नाम आता है जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार और संप्रभु। ये चारों के चारों राज्य के पास हैं और वह राज्य भारत भी है। अब मैंने कहा था हरियाणा, पंजाब, राजस्थान राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, राजस्थान के पास एक क्षेत्र तो है, भारत में सबसे बड़ा, जनसंख्या भी है, भारत में काफी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है राजस्थान में, और सरकार भी है अशोक गहलोत की। लेकिन क्या नहीं है? संप्रभुता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसने कोई गलत डिसीजन लिए या संविधान के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लिए तो भारत सरकार इसे कंट्रोल करेगी, क्योंकि ये भारत सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। तो ये क्या है?
संप्रभु नहीं है ये सरकार, भारत सरकार के अधीन ही मानी जाएगी, एक प्रकार से संविधान के अधीन है और वह केंद्र के अधीन ही मानी जाएगी। ये अपने स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यह किसी बाहरी देश से, सॉरी, ये राज्य हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये किसी बाहरी देश से कोई ऐसे संधि या समझौते नहीं कर सकते बिना संघ की, बिना इनकी सहमति के, बिना केंद्र की सहमति के, राष्ट्रपति की सहमति के लिए उससे यह स्वतंत्र नहीं है। इसलिए मैंने राज्य को भारत से जोड़ा है, पाकिस्तान से जोड़ा है, चाइना से जोड़ा है, लेकिन हरियाणा से नहीं जोड़ा, राजस्थान से नहीं जोड़ा, यूपी से नहीं जोड़ा, मध्य प्रदेश से नहीं जोड़ा। क्यों? क्योंकि राजनीतिक भाषा में राज्य का मतलब उसकी डेफिनेशन तय करती है और डेफिनेशन ये है कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व हैं, वो होना आवश्यक है, तभी कोई राज्य क्षेत्र कहलाएगा। जैसे कि मैंने बताया 4 तत्वों में कौन कौन से तत्व हैं। राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों में एक तो जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग और तीसरा सरकार और चौथा संप्रभुत्ता। आज हमें क्या पढ़ना है? इसके इन्हीं 4 अनिवार्य तत्वों में से, राज्य के 4 अनिवार्य तत्वों में से हमें क्या पढ़नी है? सरकार। क्या पढ़नी है? सरकार, यानी कि सरकार के अंग। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? यानी कि एक राज्य में जनसंख्या होती है एक निश्चित क्षेत्र पे, और उसे नियंत्रित करने के लिए एक सरकार की व्यवस्था भी की जाती है। अब वो जो सरकार होती है वो किस प्रकार कार्य करती है, उसके कितने अंग होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सरकार अपने 3 अंगों के माध्यम से कार्य करती है, जिनका नाम है, एक व्यवस्थापिका, दूसरी कार्यपालिका और तीसरी न्यायपालिका। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन 3 अंगों के माध्यम से कोई भी सरकार किसी भी राज्य में कार्य करती है। इनमें से जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका का मेन कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना, नियमों का निर्माण करना। और जो कार्यपालिका है उसका मेन कार्य क्या होता है कि जो कानून व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए हैं, जो नियम कानून व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए हैं, उन नियम कानूनों को क्या करवाना? लागू करवाना। ये क्या है? नियमों का निर्माण करेगी, ये कानूनों का निर्माण करेगी और कार्यपालिका उन निर्मित कानूनों को लागू कराएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, यानी कि कार्यकारी शक्तियां कार्यपालिका के ही पास होती हैं, सारी पावर्स इसके पास होती हैं, जिनसे कि वह उन निर्णयों को लागू करवाती है। अब इसमें जो तीसरा अंग है वह है न्यायपालिका का। उसका कार्य अलग अलग देशों में थोड़ा अलग अलग हो सकता है। जहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है और उनको न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त होता है, वहां पर वह इनके बनाए हुए कानूनों को और दिए गए आदेशों को भी चेक कर सकती है और संविधान के विपरीत पाए जाने पर उन्हें कानूनों को रद्द भी कर सकती है। वहीं इनका मेन काम होता है न्यायपालिका का न्याय प्रदान करना। इनका मेन काम होता है न्यायपालिका का कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों, न्यायपालिका का मेन कार्य होता है व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करना, मेन काम ये है। इसके साथ साथ ही इसके कुछ और भी कार्य हो जाते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकारों की रक्षा, संविधान की रक्षा। वो डिपेंड करता है कि किस देश में न्यायपालिका को कितनी छूट दे रखी है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कार्य व्यवस्थापिका। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? व्यवस्थापिका को पढ़ने वाले हैं हम। व्यवस्था की यानी कि सरकार के सिर्फ एक अंग को आज हम पढ़ेंगे और जिसका कार्य, मेन कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं व्यवस्थापिका का क्या अर्थ है। व्यवस्थापिका का अर्थ है, बेसिकली इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, इसको कहते हैं व्यवस्थापिका या विधायिका। तो व्यवस्थापिका का असली जो नाम से समझ में आ रहा है कि इसका काम है एक व्यवस्था करना, एक व्यवस्था बना के रखना। तो उसके लिए व्यवस्था बनाने के लिए क्या करता है? कानूनों का निर्माण करता है। तो इसका जो असली कार्य है वह है व्यवस्था करना, समाज के लिए, जनसंख्या के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए व्यवस्था करना और नियमों का निर्माण करना। ठीक है, व्यवस्थापिका कार्य है यानी कि नियमों का निर्माण करना, एक व्यवस्था बना के रखना। अब इसकी शक्तियां और कार्य देख लेते हैं विस्तार से। पहला कार्य कानूनों का निर्माण करना, दूसरा
जो बना रखे कानून है या जो कानूनों का जो संविधान है उस संविधान में संशोधन करना। तीसरा, निर्वाचन संबंधी कार्य करना। भैया ये व्यवस्थापिका निर्वाचन करती है क्या? बिल्कुल करती है। भारत को दे लो। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करती है? व्यवस्थापिका ही करती है। लोकसभा राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के, और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रशासन पर नियंत्रण। प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण होता है व्यवस्थापिका का। क्यों? क्योंकि देखो असली में प्रशासन पर नियंत्रण मेन किसका रहता है? मेन रहता है मंत्री का। ये मंत्री कहाँ जवाबदेही होती है। इसको उत्तरदायी तो कहाँ होता है? जवाबदेही तो कहाँ होती है इसकी होती है संसद में। संसद क्या है? व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका मंत्री से सवाल पूछती है और मंत्री प्रशासन के व्यक्तियों पर, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, इनके ऊपर कंट्रोल बना के रखता है। ठीक है। तो प्रशासन पर नियंत्रण इनडायरेक्टली किसका हो गया? व्यवस्थापिका का हो गया। न्याय संबंधी कार्य। न्याय संबंधी कार्य देखिए कुछ देश में, जैसे कि स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कहां से होती है? विधायिका द्वारा ही होती है, व्यवस्थापिका द्वारा ही होती है। व्यवस्थापिका के लोग ही न्यायाधीशों को चुनकर न्यायालय में बिठाते हैं। तो ये न्याय से संबंधित कार्य उनका हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना है, या न्यायालय के जो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो हाई कोर्ट है, उनके जो जजेस होते हैं उनके खिलाफ महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाना है तो वो कहाँ आएगा? वो विधायिका व्यवस्थापिका में ही लाया जाता है। ये न्यायिक कार्य में आते हैं। इसके राष्ट्रपति का महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायालयों को पद से हटाने के लिए विधायिका न्यायिक कार्य करती है। नेक्स्ट, विचार विमर्श संबंधी कार्य। किसी विषय पर किस प्रकार कानून बनाया जाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, क्या उसमें डालना चाहिए, क्या नहीं डालना चाहिए, इस पर गंभीर विचार विमर्श कहाँ होता है? व्यवस्थापिका में होता है। नेक्स्ट, आर्थिक एवं वित्त संबंधी कार्य। किसी भी देश का बजट वहां की व्यवस्थापिका के द्वारा ही पारित किया जाता है। ठीक है। बिना व्यवस्थापिका के बजट खर्च ही नहीं किया जा सकता। तो वित्त पर कड़ा नियंत्रण होता है किसका? व्यवस्थापिका का। व्यवस्थापिका मतलब भारत में व्यवस्थापिका का नाम क्या है? संसद। यह है भारत की व्यवस्थापिका या विधायिका, संसद। अगर राज्यों की बात करें, अब मैं साधारण भाषा में राज्य कह रहा हूं, राज्यों की बात करें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी वगैरह, इनमें क्या होती है? इनमें व्यवस्थापिका का नाम होता है विधानमंडल। जहां कहीं पर ये एक सदन होता है और कहीं पे दो सदनियां होती है। ठीक है। नेक्स्ट है समितियों और आयोगों की नियुक्ति। कई समितियों और आयोगों की नियुक्ति की जाती है व्यवस्थापिका के द्वारा ही, कि विभिन्न मसलों पर विभिन्न आयोग और समितियों की समय समय पर नियुक्ति भी होती रही है। अब हम बात करते हैं कि ये जो व्यवस्थापिका होती है इसका संगठन किस प्रकार का होता है। देखिए व्यवस्थापिका जो होती है, संसद जिसे हम कहते हैं, ये प्राय दो प्रकार की होती है। प्राय दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो एक सदनीय और दूसरी द्विसदनीय। संसद दो प्रकार की होती है, यानी कि व्यवस्थापिका दो प्रकार की होती है। एक तो एक सदनीय और दूसरी द्विसदनीय। एक सदनीय कौन सी व्यवस्थापिका होती है? एक सदनीय व्यवस्थापिका या एक सदनीय संसद में सिर्फ एक ही सदन होता है, लोकसभा जैसा। दूसरा सदन होता ही नहीं है। और द्विसदनीय में दो सदन होते हैं, जैसे भारत में कितने सदन है? दो सदन है संसद के। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है भारत में। ऐसे ही जो पूरी दुनिया है उसमें या तो एक सदनीय व्यवस्थापिका होती है या द्विसदनीय व्यवस्थापिका होती है। इंग्लैंड में सबसे पहले द्विसदनीय व्यवस्थापिका थी, अमेरिका में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, भारत में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, पाकिस्तान में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, चाइना में एक सदनीय व्यवस्थापिका है, बेल्जियम में एक सदनीय व्यवस्थापिका है।
ठीक है, इनमें सिर्फ एक ही सदन होता है, भारत में 2 सदन है। अब हम बात कर लेते हैं कि भैया एक सदनीय और द्विसदनीय के क्या फायदे और क्या नुकसान है। अब पहले फायदे देख लेते हैं। 2 सदनीय व्यवस्थापिका के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, भैया 2 सदन क्यों रखे हुए हैं। पहला, 2 सदन रखने की क्या वजह है, 2 सदन रखने की क्या वजह है, यानी कि इसके पक्ष में, द्विसदनीय के पक्ष में बात की जा रही है कि ये बात की जा रही है कि प्रथम सदन की मनमानी पर रोक। जहां पर 2 सदन होते हैं वहां पर पहला सदन जो मेन सदन होता है उसकी वो मनमानी से जो भी डिसीजन लेता है उसको रोका जा सकता है। दूसरा, कार्यभार में कमी। जब 2 सदन होंगे तो कार्य डिवाइड हो जाएगा और कार्य डिवाइड होने के कारण कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। दूसरा, अनुभवी लोगों का सदन। देखिए, एक सदन में तो ज्यादातर लोग क्या होते हैं, जनता द्वारा चुनकर आते हैं, और जो द्वितीय सदन होता है जैसे कि राज्यसभा, वहां पर, और अमेरिका में सीनेट, वहां पर ज्यादातर अनुभवी, बड़े बूढ़े और मंझे हुए राजनीति के लोग आते हैं वहां पर, और वो अपने टैलेंट से, अपने अनुभव से अच्छे अच्छा कानून बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, पुनरावलोकन का कार्य। एक सदन द्वारा जब कानून बना दिया जाता है तो दूसरा सदन उसका पुनरावलोकन भी करता है, इससे कानून में जो त्रुटियां होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अब हम कर लेते हैं विपक्ष की बात। मतलब 2 सदन क्यों रखे गए हैं, एक से काम चल सकता है तो 2 क्यों रखे गए हैं, जब कानून तो एक ही सदन बना सकता है तो दूसरा क्यों रखा गया है। इसके विपक्ष वो इस प्रकार की बातें करते हैं कि भैया दूसरे सदन क्यों, एक ही काफी नहीं है। धन का अपव्यय, वो कहते हैं देखो एक ही काफी है, दो की कोई जरूरत नहीं है, दोनों भी वही काम करने हैं, एक ने भी वही काम करना है, खाम पर फालतू की सैलरी देनी है इनको, राज्यसभा वालों को, एक ही सदन ठीक है ना, धन का अपव्यय मत करो। दूसरी बात क्या कहते हैं, दोनों सदनों में संघर्ष की स्थिति आ जाती है कई बार, एक सदन कहता है यस, दूसरा कहता है नो, दोनों लड़ मरते हैं, तो इस संघर्ष को खत्म कर दो, एक ही रख लो। तीसरा है अलोकतंत्रात्मक, वो कहता है कि पहले जो सदन है उसमें तो जनता चुनकर आती है, लेकिन जो दूसरा सदन है उसमें जनता चुनकर नहीं आती है, उसमें जो सदस्य हैं वो चुनकर नहीं आते हैं जनता द्वारा डायरेक्ट। उसमें क्या नाम है, जैसे कि इंग्लैंड है, इंग्लैंड की जो लॉर्ड सभा है वहां पर वंशानुगत लॉर्ड है, और जो क्या नाम है जो लोक सदन है उसमें चुनकर आते हैं। कहते हैं कि लोक सदन जैसा सदन जब कोई कानून बना देता है तो उसे रिजेक्ट करने का अधिकार दूसरे सदन के पास कई बार होता है, तो ये सही बात नहीं है। इससे क्या है कि लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचती है, क्योंकि चुने हुए सदन ने जो चीज बनाई है उसे नॉमिनेटेड सदन खारिज कर दे, बिल्कुल गलत बात है, तो ये अलोकतंत्रात्मक है। नेक्स्ट, द्विसदन अनावश्यक है, बोला जरूरत भी नहीं है इसकी, जब एक सदन से कानून बन सकता है, दुनिया के कई देश बना रहे हैं, एक सदन से अपनी व्यवस्थापिका चला रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चला सकते, बोला इसकी जरूरत ही नहीं है, खत्म करो। तो ये था आपका व्यवस्थापिका, जिसमें मैंने बताया व्यवस्थापिका का अर्थ, व्यवस्थापिका की शक्तियां और कार्य, और साथ ही साथ में इसके पक्ष और विपक्ष, इसके जो संगठन थे, संगठन में आता है इसका एक सदनीय व्यवस्थापिका या द्विसदनीय, मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया है। स्पेशली यही से क्लियर हो जाता है, एक पक्ष एक सदनीय और द्विपक्षीय दोनों को यहीं से क्लियर किया जा सकता है, क्योंकि जो इसके विपक्ष में तर्क है वो इसके पक्ष में तर्क है, और जो इसके पक्ष में तर्क है वो इसके विपक्ष में तर्क है, यही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।